देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हर क्लाइंट को, हर अग्रीव पर्सन को, हर आदमी जिसको वकील की जरूरत है, वो हमारे देश में अपनी इच्छा के अनुसार वकील को रख सकता है। किसी स्टेज पे उसको ये लगता है कि मेरा वकील मैंने बदलना है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, उसकी पूरी मदद नहीं हो रही, या वो नेग्लिजेंट है, या वो लापरवाह है, तो वो उसको तुरंत उसको बदल सकते हैं, उसको कह सकते हैं अब मेरे वकील आप नहीं रह सकते। तो दूसरा ये भी है कि जो मैंने पहले बताया आपको कि उनको इलाहाबाद कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं थी, इलाहाबाद बीसीडी में भी जाने की जरूरत नहीं है, वो चले गए, अलग बात है। जिनका केस जहाँ चल रहा है, जिस कोर्ट में चल रहा है, वहां पर जो हेमंत प्रासर हैं वो उनके वकील हैं, उस कोर्ट के जो जज साहब हैं उनको भी वो जाकर ये कह सकती है कि अब मैंने हेमंत प्रासर मेरा वकील नहीं हो सकते। वो राइटिंग में अगर दे देंगे तो कोर्ट भी हेमंत प्रासर को उनके वकील ना होने की वो डिस्चार्ज कर देंगे। वो तो होगी अलग बात कि उसके वकील हेमंत प्रासर नहीं रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा इश्यू है कि हेमंत प्रासर उसकी केस फाइल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो उसका मामला और उसके सीमा हैदर के बीच का मामला है। वो फाइल नहीं दे रहा है तो वो उनका आपस में क्या वो है, वो फिर आगे जो बार काउंसिल में जो गए हैं वहां पर उनकी जो सुनवाई होगी तब वो बताएंगे रीजन की क्यों नहीं दे रहे हैं। नॉर्मली उनको दे देना चाहिए कि जबरदस्ती कोई किसी का केस लड़े, ऐसा कुछ नहीं कह सकते वो। ये क्लाइंट की अपनी मर्जी है किससे केस लड़वाते हैं किससे नहीं लड़वाते हैं। अगर क्लाइंट नहीं चाहता किसी पर्टिकुलर वकील को, वो उसको बिल्कुल उसका केस नहीं लड़ सकता किसी भी सूरत में, जबरदस्ती कोई किसी का केस नहीं लड़ सकता। देखिए, नॉर्मली एक बार जब बेल हो जाती है किसी की तो वो नॉर्मली तो कैंसिल नहीं होती है, लेकिन अगर बेल की कंडीशंस जो जज साहब ने लगाए हैं बेल को देते वक्त, बेल को ग्रांट करते वक्त जो कंडीशन लगाए जाते हैं वो ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसा आपने बताया इसमें 3 कंडीशन लगाए हैं, उन तीनों कंडीशंस का अगर कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उनका वो मान लो देश छोड़ जाती है। देश तो छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो केस में ट्रायल में वो चाहती भी यही रहना है, वो तो नहीं चाहती कि देश छोड़ के चले जाए। नंबर 2, वो किसी शायद एक ये कंडीशन होगी कि वो किसी अपराध में शामिल ना हो, मतलब उसके बाद कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट ना करे। या तीसरा ये है कि अपना कोई एड्रेस ना बदले। अगर बदले तो ये नहीं है कि नहीं बदलने की कंडीशन होती है, ये होगी बदलेगा तो वो कंसर्न आईओ को या कंसर्न पुलिस स्टेशन में जिसके पुलिस का केस है उसमें उनको अपना नया एड्रेस बताएंगे और कोर्ट में बताएंगे कि मैंने ये एड्रेस बदल दिया है। तो इन तीनों कंडीशंस पे मैं नहीं समझता हूँ बेल को कैंसिल कराने का आधार बनेगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस वो वायलेट नहीं कर रही है। इसके अलावा कोई अगर क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो जाती है, मान लो कोई क्राइम करती है या अपराध करती है, हाँ उसमें अगर वो कंडीशन लगी है तो उसकी बेल कैंसिल हो सकती है, कराई जा सकती है। लेकिन कराएगा कौन? उसमें सरकारी जो वकील है थ्रू आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सरकारी वकील को बोलेगा और सरकारी वकील उसी कोर्ट में जहां से बेल हुई है वहां पर वो एक एप्लीकेशन लगाएगा 439.1 सीआरपीसी के आधार पर कि ये इन्होंने एक बेल की कंडीशन को इन्होंने उल्लंघन किया है। वो उसकी सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद में उनसे भी उनका रिप्लाई मांगा जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने अप्लाई कर दिया और उसकी कैंसिल हो गई, ऐसा नहीं होगा। जो ही बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन आएगी उसका एक नोटिस उसको जाएगा जिसकी बेल के बारे में कहा गया है, वो उनसे उत्तर मांगेंगे उन रीजन का। अगर वो उत्तर सेटिस्फैक्टरी होगा तो बेल कैंसिल नहीं होगी। अगर लगता है कि हाँ ये उत्तर ठीक नहीं है, गलत है, या वास्तव में किसी क्राइम में इन्वॉल्व है या कोई और कंडीशन बेल की है वो वास्तव में उल्लंघन किया है, तब बेल होने के चांसेस कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। वरना 90% केसेस में बेल कैंसिल ऐसे नहीं होती। जी हाँ, अपराध की श्रेणी में लाने के लिए उनके खिलाफ खाली कंप्लेंट ही नहीं है, उसके अपराध करने के बारे में एफआईआर दर्ज होना, कॉग्निटिव ऑफेंस की एफआईआर दर्ज होना जरूरी है। वो एफआईआर की कॉपी लगाई जा सकती है कि यस देखिए ये तो बेल में आने के बाद में ये फला अपराध किया है, और वो अपराध की अगर पुष्टि हो जाती है उसमें भी देखा जाता है कोई झूठी रिपोर्ट तो किसी ने नहीं लगाई है, कोई फॉल्स एलिगेशन के साथ तो नहीं है, वो भी फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद में रिपोर्ट मांगी जाएगी कि या क्या ये अपराध में वास्तव में ही शामिल रही है या किसी ने झूठी रिपोर्ट लिखाई है। अगर वास्तव में ही वो अपराध उसने किया लगता है अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट, देन कंसीडर किया जा सकता है, कोर्ट उसको कंसीडर करेगी कि इसकी बेल कैंसिल की जाए या नहीं की जाए। जी हाँ, देखिए हमारे देश में नॉर्मली तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसी आजादी को अगर कोई मिसयूज करता है और ऐसी बात को कहता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को या कोई ऐसे किसी सांप्रदायिक दंगे भड़काने की वजह से कोई ऐसी बात कही जाए जिसकी वजह से किसी की धार्मिक भावनाएं जो विकसित हुई हैं या कोई ऐसा सांप्रदायिक दंगा होने का डर हो जाता है, तब वो कंसर्न आदमी जिसकी धार्मिक भावनाएं खराब हुई हैं यानी कि धार्मिक भावनाओं पर प्रभाव पड़ा है, वो अगर शिकायत करता है तब उसके खिलाफ
वो एप्रोप्रिएट एक्शन है लिया जा सकता है, आईपीसी में प्रावधान है उसका, वो उसका किया जा सकता है। लेकिन वो भी उसकी छानबीन की जाएगी कि वास्तव में जो बात बता रहे हैं वो रखने के बाद में अगर एफआईआर दर्ज हुआ है और एफआईआर दर्ज होने के बाद तफ्तीश की जा रही है, उस तफ्तीश में उसके एलिगेशन साबित हो जाते हैं और वो उसमें अरेस्ट हो जाती है, ओनली देन वो एफआईआर का करने का मतलब यह है कि ओनली देन उसकी बेल कैंसिलेशन का एक आधार बनता है। खाली किसी के खिलाफ कंप्लेंट करने से और वो उसकी कंप्लेंट की इंक्वायरी के बाद ऐसा लगता है कि ये झूठी कंप्लेंट है या उसमें कोई तथ्य नहीं है और उस कंप्लेंट के बेस पे किसी को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकते या करा नहीं गया है या चार्जशीट नहीं हो सकते, तब उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। ओनली वही कंप्लेंट जो कंप्लेंट दर्ज होने के बाद में एफआईआर दर्ज हो जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए और ये साबित हो जाए कि वास्तव में ये अपराध किया है, तभी जाके उसकी कैंसिलेशन बेल कैंसिल कराने का एक आधार बन। देखिए, नोटिस सर्व करने का एक अपना प्रावधान है हमारे सीआरपीसी में कि नोटिस कैसे सर्व किया जाएगा। नोटिस सर्व करने में जिस आदमी के नाम के नोटिस है और जिस एड्रेस का है, उस एड्रेस पे जाकर वो आदमी का अगर अवेलेबल है तो उसको नोटिस की कॉपी दी जाएगी और एक कॉपी पे उसको रिसीव कराया जाएगा। एक तो वो हो गया डायरेक्ट सर्विस हो जाती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सर्विस हो गई है। आपके केस में जैसा आपने बताया कि मान लो कोई आदमी रहता है उस जगह पर और प्रोसेस सर्वर जाता है और वो उसको दिखाता है कि ये नोटिस है, देता है, देने की कोशिश करता है और वो मना करता है कि नहीं मैं नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, तो उसके ऊपर वो प्रोसेस सर्वर अपनी रिपोर्ट देगा कि मैं फला जगह गया था, इस एड्रेस पे गया था, उस एड्रेस पे ये आदमी जिसके नाम का नोटिस है ये मिला या मिली, लेकिन उसने ये नोटिस लेने से मना कर दिया। अगर ये रिपोर्ट जाके कोर्ट में देंगे तो कोर्ट अपने आप उसको मानेगा कि उसने जानबूझकर नोटिस नहीं लिया है, तो उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। तो उसके खिलाफ बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट जैसा भी केस होगा, वारंट इश्यू किया जाएगा और वहां के एसएचओ को डायरेक्शन दी जाएगी कि नोटिस लेने का मना किया है, नोटिस के बावजूद ये नहीं आए हैं, तो अब इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करो। ये प्रावधान है हमारे सीआरपीसी। डिटेल में बता देता हूँ कि देखिए, कोई भी किसी भी क्लाइंट को कोई भी अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। सपोज किसी क्लाइंट ने कोई वकील को ऑलरेडी चुना हुआ है और उसके काम से वो खुश नहीं है, तो वो पहले तो वकील को ये रिक्वेस्ट करेगी वर्बली या करेगा कि जी देखिए मैं आपको अब आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो वो अपना केस फाइल जो उसके पास है वो उसको वहां से मांग सकती है। तो नॉर्मली वकील हैं जो ऐसा करने पर वो उसकी केस फाइल वापस कर देते हैं अगर उसका कोई फीस का कोई पेंडिंग नहीं है तो। अदरवाइज फीस अगर बची हुई है कोई तो वो उसको आपस में बैठ के सेटल कर लेते हैं। और फिर भी ये अच्छा सर, प्लीज आप खत्म करिए, फिर मैं सवाल करूंगी। उसके बाद उसका जो भी कोई और किसी एडवोकेट या किसी वकील को करना चाहते हैं जो क्लाइंट, वो उसको स्वेच्छा से किसी को भी कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में, हमारे कानून में जो क्लाइंट्स हैं जो कि पीड़ित हैं, जिनको कानून की मदद चाहिए और उनको अपने आप कानून नहीं जानते हैं, तो उनको कानूनी मदद के लिए किसी भी वकील को करने का उनका पूरा अधिकार है। स्वेच्छा से वो किसी को भी कर सकते हैं। दूसरा एक और भी तरीका है, ये तो हो गया एक पर्टिकुलर वकील को प्राइवेट तौर पे करने का। अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आता है यानी गरीब है कोई और वो अपना वकील का खर्चा नहीं कर सकता है, तो हमारे दिल्ली में ये प्रावधान है कि एक दिल्ली प्राधिकरण है लीगल एड का, जिसे कहते हैं कानूनी सहायता करने के लिए, वहां पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है। ये भी एक प्रावधान है। देखिए, विदेशी आदमी जो यहाँ पर इंडिया में या दिल्ली में या आसपास किसी भी जगह पर किसी केस में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका केस यहाँ पे चलता है, तो उनको भी इक्वली वही राइट है अपना वकील चुनने का। ऐसा कोई है नहीं कि विदेशी के लिए कोई और कानून है और हमारे देश वालों के लिए कोई और कानून है। ये कानून एक मुलजिम के लिए है या एक जो कानून से पीड़ित है, जो किसी अपराध से पीड़ित है या किसी अपराध में शामिल हो गया है या उसके साथ कोई अपराध हो गया है या वो कंप्लेनेंट है या मुलजिम, कोई भी हो सकता है जिसको कानूनी सहायता चाहिए इंडिया में, चाहे वो फॉरेनर है चाहे इंडियन है, उसके लिए सारे कानून एक ही लागू होते हैं। उसी को वही कानून है कि वो अपने वकील को जब चाहे तब वो अपना बदल सकता है।